हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और एक अति महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है कि अभी तक जो हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, जल्द से जल्द उसको देख लें। जितने लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो जल्द से जल्द देख लें और उसका जल्द से जल्द नोट्स बना लें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो सारे के सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए जाएंगे। फिर आपको वो वीडियो आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है, यूट्यूब पे पड़ा है, आज नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद देख लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। वो वीडियो कुछ दिनों के बाद से 2, 4, 10 दिन चाहे 20 दिन के बाद से जब चैनल का मीटिंग में निर्णय ले लिया गया है वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। वो चैनल वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी जितनी भी हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन कहूँगा, चाहे अनुरोध करूँगा कि आप जिस भी माध्यम से उस वीडियो से नोट्स वगैरह जितना भी कुछ बनाना है जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगा तो सिर्फ चैनल को वो वीडियो दिखेगा, अन्य किसी भी चीज़ों को नहीं देगा, यानी पब्लिक वो नहीं रह जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। तो यही सूचना देनी थी कि जितनी भी वीडियो थी उसके बारे में ये महत्वपूर्ण सूचना थी। और कल के टॉपिक पे हमने सूच के सिद्धांत को बता दिया। आज एक नए टॉपिक पे आते हैं जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग जैसे कि पीछे हमारे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, कुछ लिखा होगा कि जो लिखा है जीन पियाजे, इनके बारे में जानते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया है। सीटेट में तो अधिक से अधिक 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यूपी टेट 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन रहता ही रहता है। यानी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण जीन पियाजे है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो ये संज्ञानात्मक विकास के लिए है। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जीन पियाजे ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया था। तो हम कह सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये कहा जाता है, कहावत है जीन पियाजे के बारे में, अगर ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो विकासात्मक सिद्धांत को एक व्यवस्थित रूप में दिया था, तो आप नाम लेंगे जीन पियाजे का, क्योंकि श्रेय इन्हीं को जाता है। विकासात्मक सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय जीन पियाजे को जाता है। कह सकते हैं विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत को व्यवस्थित रूप देना, व्यवस्थित रूप देना, ये किस देने का श्रेय कर लीजिए, देने का श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को, जीन पियाजे को। अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो जिसने विकासात्मक सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में दिया, मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक व्यवस्थित क्रियाकलाप के रूप में दिया, तो आप नाम लेंगे जीन पियाजे का। अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के, थोड़ी सी, बस बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म स्थान जीन पियाजे किस देश में जन्म लिए थे? किस देश में जन्म लिए थे? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। और ये पेशे से क्या थे? पेशा इनका, पेशा, ये पेशे से क्या थे? जीव विज्ञानी, जीव मनोवैज्ञानिक, जीव मनोवैज्ञानिक। इनको जीव जो प्राणी होते हैं, चाहे जितने भी जीव जंतु होते थे, उसको ये इलाज करते थे, उसकी चिकित्सा करते थे, कैसे कैसे उनकी बीमारियों को देखते थे, उनको ठीक करते थे। तो इसलिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इनका पेशा चिकित्सक, तो ये भी होते हैं। लेकिन असली अगर पूछा जाए इन और इनमें क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि ये जीव मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि ये पेशे से एक मनोवैज्ञानिक थे जो जीवों पर अध्ययन करते थे, इसलिए इनको जीव मनोवैज्ञानिक कहा जाता था। इनका जन्म स्थान पूछता है कि कहाँ है, तो आप बता सकते हैं स्विट्जरलैंड में। अब कहा जाता है कि इनका प्रयोग किस पे हुआ था, ये अपना प्रयोग किस पे किए थे? जैसे थार्नडाइक महोदय ने किस पे प्रयोग किया था अपना? कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताओ। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। और स्किनर ने
चूहे पे, कबूतर पे, और पावलो ने कुत्ते पे। इस तरह से लोगों ने अपना प्रयोग किया था। जैसे सूच के सिद्धांत में जो हमने पिछले टर्म पे पढ़ा, उसमें जो कोहलर होते हैं उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया, तो चिंपैंजी पे किया। ठीक इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि जीन पियाजे ने अपना जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वो किस पे दिया, तो आपका उत्तर होगा प्रयोग। आप ये नोट करते जाइएगा, प्रयोग। ये अपने, दूसरे के बच्चे नहीं, ये अपने 3 बच्चों पे, 3 बच्चों पे। इन तीनों बच्चों का नाम क्या है, इन 3 बच्चों का नाम क्या है, बता सकते हैं? इन 3 बच्चों का क्या नाम था? एक और चीज़ मैं बता दूं, इनमें 2 पुत्र और थोड़ा सा आसान, 1 पुत्री। कन्फ्यूजन ही दूर हो गया कि 3 बच्चों में तीनों लड़कियां थी कि तीनों लड़के थे कि 2 लड़कियां थी, 1 लड़के थे, 2 लड़के थे कि 1 लड़कियां थी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इनके 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। ठीक, इन्होंने अपना प्रयोग अपने 3 बच्चों पे किया था। इनके तीनों बच्चों का नाम बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि ये तीनों लोगों का नाम बता सकते हैं, क्योंकि भैया हमारा क्या जा रहा है, हम क्यों पढ़ें, पढ़ाई करेंगे आके, हमारी क्या जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। वो आएंगे बकबकाएंगे, हम भी क्या करेंगे, चल देंगे, जब मन करेगा तब वीडियो देखेंगे, लेकिन ध्यान से नहीं देखेंगे। जब तक हमारी वीडियो चलती है, ऐसा मजाल नहीं है कि वो शुरू से लेके लास्ट तक लग जाए, लेकिन इनको कहीं और बतियाना होगा तो 2-2 घंटवा तक फोनवा से लगे रहेंगे। हेलो हाय, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, चाहे क्या पी रहे हैं, और कोनो चीज़ नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, अपने फालतू बातों के लिए 2-2 घंटा समय। लेकिन जो इससे इनका कैरियर बन सकता है, का मजाल कि हमारे वीडियो में इतने लोग जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़े रहे ना, इससे क्या मतलब है भैया? तो ठीक है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मतलब है कि आप इनके पुत्रों का नाम बता दीजिए, जो लड़की है उसका भी नाम बता दीजिए। हम ही बता दें, कहें भाई लारेंट पुत्र है, लारेंट। दूसरा बताइए, ल्यूसीन, और तीसरा है जैकलिन। जैकलिन फर्नांडीज नहीं, ये जैकलिन इनकी एक पुत्री हैं। ठीक, लारेंट, ल्यूसेन और जैकलिन, ये 3 इनके बच्चे थे, 2 पुत्र 1 पुत्री। ये जैकलिन फर्नांडीज नहीं जो बॉलीवुड में जो अपना अभिनय दिखाती हैं, पिक्चरों में काम करती है, वो नहीं है। ये बच्चे हैं उनके 2 पुत्र, ये उनकी पुत्री। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद से भी आपको कहीं ये पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिला होगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया कि इनका जीवन परिचय किस किस तरह से था। ये एग्जाम में सारे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताना उचित समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा एक भी विद्यार्थी किसी एग्जाम में बिना क्वेश्चन किए चला आए। हर वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से, और एग्जाम के अभी देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती आई है, उसमें इस तरह के प्रश्नों से 7 क्वेश्चन, उसका पुराना प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए कि जीन पियाजे उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मध्य प्रदेश वालों सुन लीजिए कि आप लोग मेरे वीडियो से पूरी तरह लाभ उठा सकते हैं। बिहार में शिक्षक वैकेंसी आई, वहाँ उठा सकते हैं, और यूपी वालों की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, उन उपनामों को बताइए। इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। अरे हिम्मत तो थोड़ा सा करो। चलो भाई हम ही बताएं। उपनाम क्या नाम है? हर सिद्धांत के कुछ न कुछ उपनाम है। विकासात्मक सिद्धांत, इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और बताइए क्या कहा जाता है? संज्ञान विकास की अवस्था, संज्ञान विकास की अवस्था, ये इस तरह के इसके उपनाम हैं।
इन उपनामों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये ना रहे तो ये दे देगा विकासात्मक अवस्था, चाहे विकासात्मक सिद्धांत, चाहे अवस्था का सिद्धांत क्या होते हैं, ये चीज़ें तो इसका उपनाम हो गया। अब कहा जाता है इनके महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो उसके बारे में आते हैं कि सिद्धांत जो दिए हैं विकासात्मक सिद्धांत, उसको कितने चरणों में विभाजित किया गया है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अनुसार। अवस्था एग्जाम में पूछता है, सीटेट के एग्जाम में यही पूछा था, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप कहेंगे 4 अवस्था। कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था। उन चारों अवस्थाओं के बारे में आप जानते होंगे कि कौन कौन सी वो अवस्था होती है, बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ। पहला, एक एक की मैं चर्चा करते चलूँगा। संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी एज क्या होती है? इसकी एज क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पियाजे का जो प्रथम अवस्था है उसमें संवेदी पेशी अवस्था, उसकी एज क्या होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं कि जन्म से जो संवेदी पेशी अवस्था होती क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि इस अवस्था के अंतर्गत बालक जो भी कार्य करता है, इस अवस्था के अंतर्गत, संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत बालक जो भी कार्य करता है अपने संवेदों के द्वारा करता है। संवेग जो होते हैं उसके द्वारा संवेग क्या? आँख, नाक, मुंह, त्वचा के द्वारा जो भी कार्य करता है संवेगों के द्वारा करता है। उसी के माध्यम से ये छूता है, उसी के माध्यम से पहचानता है, उसी के माध्यम से समझता है। इसीलिए इसमें एक वर्ड दिया गया स्कीमा। स्कीमा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्कीमा की जो अवस्था होती है इसके चारों अवस्थाओं में किस अवस्था के चाहे अंतर्गत आती है? तो आपका उत्तर होगा संवेदी पेशी की अवस्था के अंतर्गत। स्कीमा के बारे में हम कल डिटेल से जानेंगे। फिलहाल संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है उसके बारे में जानते हैं कि जो बालक कोई कार्य करता है वो उसमें अपने अंगों का प्रयोग करता है, जिसमें पेशी क्या होता है, मतलब शारीरिक रूप से हाव भाव भंगिमाओं का प्रयोग करता है, वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, मतलब इसके माध्यम से, इन चारों संवेदी पेशी अवस्था के माध्यम से वो उसके बारे में जानता है। जैसे उसको कुछ भी हाथ में दिया जाता है तो वो क्या करता है? बालक को देखे होंगे, ये अवस्था देखिएगा, वो बालक क्या करता है? सबसे पहले कुछ भी देते होंगे हाथ से बहुत तेजी के साथ पकड़ता है और तुरंत क्या करता है? वो चीज़ उसको मुंह में डालता है। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले वो मुंह में डाल के अपने संवेगों से देखता है, यानी वो चीज़ उसको कड़वी लगती है। मान लीजिए आपने मिर्ची दिया, वो तो मिर्ची की पहचान कर नहीं पाएगा, लेकिन वो मिर्ची लेता है, जैसे मुंह में डालता है उसको तीखापन लगता है तो क्या करता है? चिल्लाने लगता है। और जैसे ही कोई अन्य चीज़ दी जाए, जैसे कोई चॉकलेट हल्का सा उसको मुँह दिया जाए, वो भी पकड़ता है और चॉकलेट को खाना शुरू कर देता है, वो नहीं चिल्लाता है। यानी जो उसके संवेदी पेशी अवस्था है, मिर्ची के बारे में बताते हैं कि ये तीखा लगता है, लेकिन चॉकलेट क्या होता है? मीठा लगता है। तो वो दोनों के बारे में डिफरेंस तो नहीं कर पाएगा कभी इस अवस्था के अंतर्गत, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ उसको देंगे तो वो अपने इन्हीं अंगों के माध्यम से वो उसको जानेगा, लेकिन उसमें ना उसके बारे में बहुत डिटेल ना जान पाएगा और ना उसके बारे में कुछ सोच पाएगा। ठीक, बस वो लेके तुरंत काम करना चाहेगा। जैसे कुछ भी देंगे वो हाथ से पकड़ के लेके खाना चाहेगा, क्योंकि वो इस अवस्था के अंतर्गत होता है। दूसरी कौन सी अवस्था होती है? दूसरी कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या होती है? इसकी एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। इसकी एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। इसमें कहा जाता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी एज मानी गई है
2 से 7 वर्ष अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से माना है। मैं जीन पियाजे की बात कर रहा हूँ, इसलिए जीन पियाजे की एज को डिफाइन कर रहा हूँ। अलग मनोवैज्ञानिक आप कहेंगे कि नहीं ये तो अलग होता है, ये अलग होता है, तो भाई हो सकता है अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से। मैं जीन पियाजे को पढ़ा रहा हूँ तो जीन पियाजे की बात कर रहा हूँ कि इनके हिसाब से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या करता है बालक, इसमें आप देखे होंगे जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये विद्यालय जाने लगा ना, विद्यालय जाने लगा, और विद्यालय में इनके जो बुक वगैरह होते हैं किस तरह के होते हैं, चित्रात्मक होते हैं। बुक वगैरह किस रूप में होते हैं, चित्रात्मक, यानी ये जो भी कुछ समझता है चित्रों के माध्यम से। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल है, एप्पल का चित्र बना होगा। आप ए फॉर एप्पल नहीं समझेगा, लेकिन एप्पल में कहेंगे ये एप्पल है, वो समझेगा चित्रों के माध्यम। बी फॉर बॉय, आप बॉय उसको समझाते हैं। सी फॉर कैट, कैट उसको समझाते हैं। किस माध्यम से वो समझता है, बिल्ली का चित्रात्मक रूप से, संकेतात्मक रूप से वो चित्रों को देखता है और बात करता है, लेकिन वो किसी भी अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ें हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है तो कौवे को भी देखेगा तो उसको भी चिड़िया कहेगा, कोयल को भी देखेगा तो उसको भी चिड़िया कहेगा, गौरैया को देखेगा तो भी उसको चिड़िया कहेगा। ये नहीं कहेगा कि ये गौरैया है, कोयल है, कौवा है और चाहे कोई अन्य वर्ड है, ऐसा नहीं, वो डिफाइन उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें उसको उड़ती हुई दिख जाएंगी उसको चिड़िया के रूप में ये परिभाषित कर लेगा, लेकिन चिड़िया को कौन कौन सी चिड़िया उड़ रही है उसको बारे में डिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक, ये अलग अलग चित्रों के माध्यम से ही ये चीज़ें जानता है, संकेतात्मक रूप में जानता है। बताया गया रहता है कि ये चिड़िया ऐसे उड़ती है तो वो जान लेता है चिड़िया ऐसे उड़ती है। गाय और बैल में अंतर नहीं कर पाता है। गाय, 4 पाँव वाला कोई जानवर देखेगा, गाय को देखेगा तो भी कहेगा गाय है, बता देंगे कि ये गाय है तो गाय ही समझेगा। बैल जाता रहेगा तो भी कहेगा ये गाय है, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जैसे कह सकते हैं चित्रों का प्रयोग अधिकता, चित्रों व संकेतों का प्रयोग होता है। ये हम कह सकते हैं कि इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चित्रों का व संकेतों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। इसके माध्यम से बालक क्या करता है, आगे बढ़ता है, उस चीज़ों को जानता है। जैसे अब धीरे धीरे इसकी एज बढ़ रही है ना, अभी तक तो ये आँख कान नाक से ही बस जान रहा था, यहाँ पे इसकी आँख क्या ये कहेगा कि अगर कुछ उसके सामने बदबू आ रही होगी ना तो बताएगा बदबू आ रही है, कोई अच्छी चीज़ों की सुगंध आ रही होगी ना तो भी बताएगा अच्छी सुगंध आ रही है। लेकिन वो ये नहीं कह पाएगा कि ये चमेली वाली खुशबू है, ये गुलाब वाली खुशबू है, ये किसी अन्य वाली खुशबू, ये डिफाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ कहेगा खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, ये चीज़ कहेगा, लेकिन वो नहीं कह पाएगा कि बदबू कैसे आती है और खुशबू कैसे आती है। ये वो चीज़ नहीं बता पाएगा, क्योंकि संकेत उसको पता चल रहे हैं कि खुशबू ऐसे होती है, बदबू ऐसे होती है। लेकिन खुशबू को डिफाइन करना कि गुलाब की खुशबू है, चमेली की खुशबू है, रात रानी की खुशबू है, ये नहीं डिफाइन कर पाएगा। ठीक, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी अवस्था, जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी जो तीसरी अवस्था है उसकी एज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसकी एज पूछी जाती है कि होती क्या है, तो एज बता सकते हैं 7 से 11 वर्ष। एज को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एज अक्सर पूछी जाती है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती क्या है। ठीक, इसकी एज याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष से। मूर्त मतलब पूछा जाता है, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि बालक चिंतन करना कब प्रारंभ करता है, तो बहुत सारे लोग इसकी चौथी अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन ये पूछता है कि चिंतन कब प्रारंभ करना शुरू करता है, तो आपका उत्तर होना यही चाहिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन ब्रॉड लेवल पर नहीं, बस शुरू करता है, एक स्टेप आगे बढ़ाता है। लेकिन ब्रॉड लेवल पर जब काम करता है तो इसके जो अगला वाला स्टेप आ रहा है उसमें करता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मूर्त रूप से, मूर्त क्या होता है भाई, जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये मूर्त रूप है। ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये मूर्त रूप है। हम दिखाई दे रहे हैं, ये मूर्त रूप है। मतलब जो चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं वो मूर्त रूप में गिनी जाती हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ,
कुछ भी, ये मुझे दिखाई दे रही हैं मूर्त रूप में, यानी बालक जो भी इस अवस्था में कार्य करता है वो मूर्त रूप से करता है। इस अवस्था में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, चिंतन की शुरुआत, तर्क करना प्रारंभ कर देता है, तर्क करना, अंतर करना, ये सारी चीजें इस अवस्था के अंतर्गत बालक कर देता है। ठीक, ये जितनी चीजें, चिंतन का एक शुरुआत हो जाती है, तर्क करना हो जाता है, अंतर करना, अंतर में जैसे बता देता है कि भार कितना है, कलर क्या है, रंग क्या है, ये जो चीजें देखा रहता है ये सारी चीजों के बारे में बता देता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। और लास्ट जो चौथी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? चौथा, अमूर्त, अमूर्त या औपचारिक, औपचारिक अवस्था। इसकी एज क्या होती है? इसकी एज क्या होती है? 11 से 15 वर्ष। इसकी जो एज होती है 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें जितनी भी विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसे सारे संवेग, नियंत्रण करना, स्कीमास, व्यवहारिक, मूर्त, ये सारी चीज़ें इसके अंदर विकसित हो गई रहती हैं। ये विकास की अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास, सारे के सारे विकास के जो संवेग वगैरह होते हैं सारे इसमें पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले अमूर्त में बता रहा था कि चिंतन की शुरुआत होती है और इसमें पूरी तरह से चिंतन करता है, शुरुआत नहीं है, चिंतन करता है, मनन करता है, मनन करता है, मन को अपने साध लेता है, निधिध्यासन जिसके आसीत होता है, जिस निधिध्यासन मतलब जो चीज़ अभी तक हम सीखे हैं, जाने हैं, उसके बारे में अच्छा गलत सही, अच्छा बुरा हम बता सकें। मनन करते हैं अपने मन में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सही क्या गलत, वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन निधिध्यासन हम उसको साध लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये कहते हैं इसमें क्या होता है, समस्या समाधान करने की भी क्षमता आ जाती है। समस्या समाधान, ये समस्या समाधान की भी क्षमता आ जाती है कि किस कार्य को करते हैं किस कार्य को नहीं करते हैं। इसमें पूरी तरह से अंतर कर लेता है कि ये देखो गुलाब की जो खुशबू आ रही थी, ये किसी चीज़ सड़ रही है उसकी बदबू आ रही है, ये चमेली की खुशबू आ रही है। इसमें वो अब सब चीज़ बताने का, सब चीज़ बता सकता है इसमें कि क्या अंतर था, किस तरह से वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये अमूर्त है। अमूर्त को एक नाम और जानते हैं, औपचारिक अवस्था। मतलब अमूर्त लिखा हो चाहे औपचारिक हो लिखा हो, बात एक ही है। तो इसमें श्रवण मनन निध्यासन, किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये तो था आज जीन पियाजे का टॉपिक कि जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में हमने डिटेल से जान लिया। कल हम इन्हीं के बारे में जो इसके मोस्ट शब्द हैं, जैसे स्कीमा है, अनुकूलन है, विशिष्टीकरण है, साध्यता है, उसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे कि एक एक वर्ड पे चर्चा करेंगे। आज तो फिलहाल हम उनकी 4 अवस्थाओं के बारे में जाने, ठीक कल हम अगली अवस्था पाते हैं। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है।